नंबर 8 को देखिए यहाँ पर, यूज ऑफ पीपल फर्स्ट लैंग्वेज। क्लासरूम में आप टीचिंग कर रहे हो और बच्चों की फर्स्ट लैंग्वेज को यूज कर रहे हो, यूज ऑफ पीपल फर्स्ट लैंग्वेज। अब फर्स्ट लैंग्वेज यूज करते हुए आप क्या कर रहे हो, सच एज यूजिंग द डिस्क्रिप्शन। और देखिए जो लिखा हुआ है आप लिख रहे हो बोर्ड के ऊपर में डिस्क्रिप्शन में, स्टूडेंट विद अ लर्निंग डिसेबिलिटी, इंस्टीड ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट, ये ना लिखते हुए आप क्या लिख रहे हो, इंस्टीड ऑफ लर्निंग डिसेबल स्टूडेंट, के सिखा रहे हो आप डिसेबल स्टूडेंट को। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। और पहले वाले सेंटेंस का मीनिंग क्या था कि वो बच्चे जिनके जिनके पास में जिनके अंदर में लर्निंग डिसेबिलिटी है, ये ना यूज करते हुए आप क्या यूज कर रहे हो कि लर्निंग डिसेबल स्टूडेंट, हम उनको सिखा रहे हैं, उनको लर्निंग कर रहे हैं जो कि डिसेबल्ड है। तो देखिए ये बोलने का ना एक अच्छा तरीका है, जो बोल रहे ना फर्स्ट लैंग्वेज, पीपल फर्स्ट लैंग्वेज, इसको क्या कर रहे हो आप पीपल फर्स्ट लैंग्वेज के अंदर में जो बोल रहे हो, इस तरीके से जो यूज करना है लर्निंग डिसेबल स्टूडेंट, तो ये यूज करते हुए आप क्या कर रहे हो, मतलब जो बोलने का तरीका है इनके लिए, डिसेबल बच्चों के लिए अच्छे तरीके से आप यूज कर रहे हो कि उनको बुरा ना लगे। ठीक है, जैसे कोई बच्चा है जो कि समझ के चलो उसके पैर नहीं है, पाँव नहीं है उसके, तो नॉर्मली समाज में क्या बोला जाता है उनको कि वो तो लंगड़ा है। लंगड़ा का मतलब वही है ना जिसके पैर नहीं है। ठीक है, और उसको आप क्या बोल सकते हो दूसरे तरीके से, और लंगड़े की जगह उसको बोल सकते हो आप अपाहिज है। दोनों ही वर्ड मैंने यूज किया, अपाहिज। ठीक है, अपाहिज मतलब जो फिजिकली डिसेबल्ड है। ठीक है, पैरों से अपाहिज है, ऐसा आप बोलोगे मतलब समझ में आ जाएगा कि वो बच्चा जो है पैरों से चल नहीं सकता है। लेकिन जो पहला वर्ड है लंगड़ा बोलना, हाँ लंगड़ा बोलना, और दूसरा जो वर्ड है आप बोल रहे हो कि वो पैरों से अपाहिज है, वो पैरों से चल नहीं सकते, तो दूसरा वाला आपने जो वर्ड यूज करे हो वो मतलब ऐसा वर्ड है कि उसमें उसको भी बुरा ना लगे। समझ में आ रही क्या बात? तो ये बिल्कुल इस तरीके से यूज करना चाहिए। अब ये जो आप यूज कर रहे हो तो ये क्या दर्शा रहे आपको ऑप्शन में वही बताना है। फर्स्ट ऑप्शन में देखिए क्या बता रहा है आपको कि इज इन कॉन्सोनेंस विद द ह्यूमन राइट अप्रोच टू इंकल्जन। इंकल्जन का मतलब मैंने कल आपको बताया था, हर तरीके के बैकग्राउंड के बच्चे जो मिलजुल कर एक साथ क्लासरूम में बैठ के पढ़ सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं इंकल्जन। ठीक है, समावेशी शिक्षा। तो बिल्कुल सही है, इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन ही है कि ये जो आप बोल रहे हो ना ह्यूमन राइट के अकॉर्डिंग है, मतलब इंसानों का जो अधिकार है, इंसानों का जो हक है उसके अकॉर्डिंग ही है। और इन अप्रोच टू इंकल्जन यानी ऐसा क्लासरूम, ऐसी स्कूल है जहाँ पे अपाहिज बच्चे भी है, मतलब लंगड़े बच्चे हो सकते हैं उसमें, अंधे बच्चे हो सकते हैं, तो उनके लिए इस तरीके की लैंग्वेज यूज करना, पीपल फर्स्ट लैंग्वेज। तो आप क्या यूज कर रहे हो इस तरीके से, डिसेबल्ड स्टूडेंट। ठीक है, वो आप बोलोगे आंखों से जो है बच्चा देख नहीं पाता है, अंधा बोलने की वजह इस तरीके से आप बोल रहे हो। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, इन कॉन्सोनेंट मतलब उसके अकॉर्डिंग है विद द ह्यूमन राइट अप्रोच टू इंकल्जन। ठीक है, ह्यूमन राइट अप्रोच इंकल्जन के अकॉर्डिंग। इंकल्जन समझ में आ गया ना, हर तरीके के बच्चे जहाँ एक बैकग्राउंड में बैठ के पढ़ाई कर सके। ठीक है, बाकी ऑप्शन भी एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। सेकंड ऑप्शन में क्या बता रहा है, इलिस्ट्रेट द एम्फेसिस ऑन मेडिकल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी। इलिस्ट्रेट यानी दर्शा रहा है, एम्फेसिस यानी कि फोकस करना, जोर देना किस बात पर, मेडिकल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी, कि वो जो बच्चा है, जो इंसान के लिए बात कही जा रही है, मेडिकल लेवल पे उसको मेडिकल मॉडल उसके बारे में बताया जा रहा है। तो वो गलत, वो यहाँ पे नहीं दर्शाया जा रहा है, दोनों ही सेंटेंस के अंदर में मेडिकल मॉडल है, दोनों ही सेंटेंस में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस यूज किया जा रहा है, जो बोल रहा है ना वो स्ट्रीट, वो ह्यूमन राइट अप्रोच को ही दर्शा रहा है। थर्ड है कि इज अ हिंड्रेंस। देखिए हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावट, कोई बाधक। हिंड्रेंस को हम हिंदी में बोलते हैं बाधक, रोकना। तो ये रुकावट, रोकना बोल रहा है, इज करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड लेबलिंग ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी। ये भी गलत बात है, अगर आप किसी को लर्निंग डिसेबल्ड बोल रहे हो तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप उसकी डिसेबिलिटी को ये कर रहे हो, रुकावट पैदा कर रहे हो उसकी डिसेबिलिटी को बताने के लिए, दर्शाने के लिए। आप बोल रहे हो ना डिसेबल्ड वर्ड तो यूज कर रहे हो,
ठीक है। उसका ऐसा नहीं है कि उसकी डिसेबिलिटी को आप हिंड्रेंस कर दे रहे हो, रुकावट कर दे रहे हो, बता रहे हो लेकिन अच्छे तरीके से बता रहे हो। फोर्थ है कि टेक्स अवे द एम्फेसिस, एम्फेसिस यानी वही जोर देना, फोकस करना, फ्रॉम डिसेबिलिटीज, डिसेबिलिटीज से उनको दूर कर रहे हो बच्चों को, एंड इज नॉट अ ट्रू स्पिरिट ऑफ इंकल्जन, बिल्कुल गलत बात है ये। इंकल्जन के अंदर इस तरीके से सेंटेंस आपको बोलना है, और इसमें कहीं से भी आप डिसेबिलिटी को उनकी छुपा रहे नहीं हो, ठीक है, डिसेबिलिटी को उनकी रोक रहे नहीं हो, छुपा रहे नहीं हो, बस अच्छे तरीके से बोल रहे हो। तो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन इज है ह्यूमन राइट अप्रोच। और हमको भी नॉर्मल भी जो है ना, हमको बच्चों को यही सिखाना है। अगर समाज में आप कहीं जा रहे हो, आपके साथ समझ के चलिए आपके खुद के बच्चे हैं या स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, और कोई लंगड़ा इंसान दिख जाए तो उसको ऐसे लंगड़ा ना बोले, उसको यही कहा जाए, म्यूजिक की आवाज आ रही है। नहीं देखिए, म्यूजिक तो यहाँ पर है नहीं कहीं। पंखे की आवाज आ रही है क्या आपको? एक बार मुझे रिप्लाई करिए अर्शिया जरा। ऐसा पंखे की, एक मिनट मैं थोड़ा पंखे का वो कम कर देता हूँ, फिर चेक करते हैं। पंखे का एक मिनट कम कर दे रहा हूँ मैं। अभी बताइए अर्शिया, मुझे अभी आवाज क्लियर है क्या? अर्शिया बताइए मैसेज में अभी जरा, अभी आवाज क्लियर है क्या? बिल्कुल। हाँ ठीक है। मैंने ना असल में इसके लिए ना माइक लिया था, लेकिन वो माइक किसी वजह से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। कहीं पे भी डाउट रहे तो पूछ लेने का। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए यहाँ पर। क्वेश्चन 9 जो है आपका, एग्जाम्पल ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजिकल डिवाइस to cater to needs of the children with visual difficulties include। क्या बता रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए जरा। एग्जाम्पल ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजिकल डिवाइस मतलब आप ऐसे टेक्नोलॉजिकल डिवाइस जिसका असिस्टेंट, उनकी मदद ले रहे हो, उसके एग्जाम्पल आपको बताने का है। टू कैटर द नीड ऑफ चिल्ड्रन, ऐसे बच्चों के लिए विथ विजुअल डिफिकल्टीज। अगर आपकी क्लासरूम में ऐसे बच्चे जिनको आंखों से बराबर दिखाई नहीं देता है, ठीक है, विजुअल डिफिकल्टी है उनको, तो उनके लिए आप किस तरीके के डिवाइस का यूज करेंगे? देखिए, जो विजुअल डिफिकल्टी वाले बच्चे हैं, जिनको मतलब आंखों से पूरी तरीके से दिखाई नहीं देता है, या 70 या 80% दिखाई नहीं देता है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट जो रीडिंग प्रोसेस है वो है बरेल स्क्रिप्ट। मैंने इसके पहले भी आपको बताया था, फ्रांस के ये एक साइंटिस्ट है बरेल, लुइस बरेल, उन्होंने ये बनाए थे। तो ये कैसे है ना, ऐसे डॉट उठे हुए 6 डॉट पॉइंट रहते थे, ठीक है, ऐसा टच करते हुए वो बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से, देखिए यहाँ पे ना 4 पॉइंट है, ABCD करके 4 पॉइंट है, उसके नीचे में ऑप्शन है। तो ऐसे क्वेश्चन ना थोड़े पढ़ने के लिए टाइम ज्यादा लग जाते हैं इनमें, ठीक है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगी धीरे धीरे, तो फिर वो इजी हो जाएगी। तो पहले यहाँ पे देखिए, आप 4 पॉइंट को पढ़िए अच्छी तरीके से, कौन कौन से पॉइंट हमको लग रहे हैं, फिर यहाँ पे हम ऑप्शन में देखेंगे कि कौन कौन सा पॉइंट हमको सिलेक्ट करना चाहिए। पहला है कि ऑल्टरनेट कंप्यूटर इनपुट डिवाइस। देखिए, कंप्यूटर के ऊपर में तो आपको डायरेक्ट आंखों का काम पड़ता है, आंखों से देखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपको कौन सा एग्जाम्पल बोल रहा है वो ऑप्शन में, ऑल्टरनेट कंप्यूटर इनपुट डिवाइस, यानी कंप्यूटर की स्क्रीन ना देखते हुए, कुछ यहाँ पे नाम तो नहीं लिखा है ऑल्टरनेट में किस तरीके का डिवाइस होगा कंप्यूटर का, लेकिन ऐसे बहुत से डिवाइस है कंप्यूटर के, उन बच्चों के लिए बनाए गए हैं जो आंखों से देख नहीं सकते हैं, जो जिनको कानों से बराबर सुनाई नहीं देता है, ठीक है, कि कंप्यूटर में वीडियो वगैरह अगर प्ले हो रहा है सुनाई नहीं दे रहा है उनको, तो कंप्यूटर के डिवाइस है, ठीक है। तो ये सही है ए वाला पॉइंट, ठीक है। बी वाला पॉइंट को देखते हैं, बरेल इम्पोजर एंड डिस्प्लेस। देखिए, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, मैंने अभी आपको बताया बरेल स्क्रिप्ट के बारे में। बरेल इम्पोजर मतलब वही बरेल स्क्रिप्ट में जो लिखी हुई चीजें है, ठीक है, जो लिखी हुई राइटिंग है, और डिस्प्ले बरेल बरेल डिस्प्ले का मतलब भी वही, जो ऐसे रेस, ऐसे 6 डॉट पॉइंट रहते हैं, उसके ऊपर ऐसे टच करके पढ़ना रहता है, तो वो भी रहेगा इनके लिए, विजुअली डिसेबल बच्चों के लिए। नेक्स्ट है स्पीच रिकग्निशन सॉफ्टवेयर, स्पीच टू टेक्स्ट। देखिए, ये भी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है, इसकी मोबाइल एप्लीकेशन भी आती है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो ऐसे बच्चों के लिए, कि जहां पर आप बोलोगे और वो जो है टेक्स्ट में जो है डायरेक्ट टाइप हो जाता है,
ठीक है, क्योंकि वो देख के तो लिख नहीं सकते, बोलेंगे और डायरेक्ट टाइप हो जाता है कंप्यूटर में या मोबाइल के अंदर में। तो ये भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि लिखने के लिए आंखें चाहिए ना, अब इनके तो आंखें ही नहीं है। तो ये बिल्कुल बहुत बेस्ट टेक्निक है इनका। अभी बहुत सारे जो एग्जाम्स भी है ना, ऐसे बच्चों के लिए जो आंखों से देख नहीं पाते हैं, इस सॉफ्टवेयर की मदद से एग्जाम लिए जा रहे हैं। वहाँ बच्चे क्या बोलते हैं, जाते करते हैं सॉफ्टवेयर में, अपना हेडफोन लेके बैठे रहते हैं वो माइक्रोफोन के साथ में, और वो बोलते जाते हैं और उनका आंसर टाइप होते जाता है, ठीक है, क्योंकि लिख तो नहीं पाते, वो आंखों से देख नहीं पा रहे। तो ये सॉफ्टवेयर भी यूज किया जाता है। और डी है यूज ऑफ साइन लैंग्वेज। देखिए साइन लैंग्वेज जो है ना, ये गलत चीज है। साइन लैंग्वेज हम कौन से बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जरा मैसेज में टाइप करिए। स्टूडेंट भी अभी ज्वाइन नहीं हो रहे हैं। देखिए लाइव क्लास में ना अटेंडेंस जरूरी है। मतलब कैसे, आप लोग अगर ज्वाइन करोगे ना लाइव क्लास में, तो मेरा भी एक इंटरेक्शन बना रहता है ठीक है, मुझे भी लगता है कि कोई मेरी बकवास सुन रहा है, तो मुझे भी एक थोड़ा एक मोटिवेशन अपने अंदर से रहता है। लेकिन स्टूडेंट ही नहीं रहेंगे तो मुझे मतलब थोड़ा, ये नहीं है कि मैं पढ़ा नहीं सकता बिना स्टूडेंट के भी, लेकिन वो वही बात हो जाएंगे ना, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं वो नहीं चाहता। यूज ऑफ साइन लैंग्वेज, देखिए ये जो है, मैं आपसे वही पूछ रहा था कि ये कौन से बच्चों के लिए रहता है। ये रहता है उन बच्चों के लिए जो कानों से सुन नहीं सकते, जो हियरली डिसेबल्ड रहते हैं, कान से उनको सुनाई नहीं देता है, तो उनके लिए साइन लैंग्वेज है। विजुअल डिफिकल्टी के लिए नहीं है, विजुअल मतलब देखना। तो ए बी सी और तीनों पॉइंट है, मतलब इसका फोर्थ वाला ऑप्शन है, ठीक है, ए बी और सी। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए आपका, टू सपोर्ट इंकल्जन ऑफ स्टूडेंट विथ ऑटोइज्म इट इज एडवाइजेबल टू। ऐसे बच्चे जिनको ऑटोइज्म है, उनके लिए आप क्या एडवाइस करोगे। तो देखिए ऑटोइज्म को थोड़ा मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ, अभी पूरा डिटेल तो हम उसको डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें। ऑटोइज्म जो है आपका, इसके अंदर में क्या होता है, बच्चों को ना चैलेंज आता है बहुत ज़्यादा सोशल कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन में, समाज में मिलने जुलने में, कम्युनिकेशन में, बात करने में बहुत उनके अंदर में प्रॉब्लम फील करते हैं वो। और ज़रूरी नहीं कि ऑटोइज्म जो है छोटे बच्चों को ही रहे बड़े लोगों को भी हो सकता है। और ये मतलब लाइफ लॉन्ग है, एक बार हो गया ना आपको ये, तो फिर जो है रिपेयर नहीं होता। मतलब वो, ये असल में ना आपके माइंड के अंदर में एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि वायरिंग का प्रॉब्लम हो जाता है। ऑटोइज्म जो है आपके माइंड में थोड़ा एक वायरिंग का प्रॉब्लम हो जाता है। अभी मैं आपको ना इसको थोड़ा एक इमेज के जरिए भी बताता हूँ, थोड़ा समझने के लिए आपको आसानी जाएगा उसके अंदर में। तो यहाँ पे पहले जो बता रहे हैं, हम पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद में फिर इसको हम एक अलग से नोट से डिस्कस करेंगे। आपको समझ में आ गया ना, ऑटोइज्म मतलब ये ब्रेन रिलेटेड जो है इशू है, आपके ब्रेन में, आपके माइंड में जो है एक थोड़ा, एक जो मैं बता रहा हूँ आपको, उस तरीके का वायरिंग का एक इशू आ जाता है, वायरिंग का प्रॉब्लम आ जाता है। और फिर ये थोड़ा एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, आसानी से जल्दी ये जो है रिमूव नहीं होता है। और अभी हम लोग जो है, अभी ये अप्रैल के मंथ में स्टडी कर रहे हैं डेमो क्लास, और अभी जो 2 अप्रैल गुजरा है, 2 अप्रैल जो है वर्ल्ड ऑटोइज्म डे के तौर पे जो है इसको मेंशन किया गया है, वर्ल्ड ऑटोइज्म डे, ठीक है। तो ऐसे बच्चों के लिए आपको क्या करना चाहिए, देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन के अंदर में आपको, कि क्रिएट अ क्लासरूम सेटिंग दैट इज ओवर स्टिमुलेटिंग। ऐसा क्लासरूम बनाने का कि जो कि बहुत ज्यादा क्या हो, ओवर स्टिमुलेटिंग हो। ओवर स्टिमुलेटिंग का मतलब क्या होगा, कैसा क्लासरूम बनाने के लिए बोल रहा हूँ। एक ओवर स्टिमुलेटिंग यानी कि ऐसा क्लासरूम जहाँ पे जो लर्निंग एनवायरनमेंट है, वहां पर ज्यादातर चीजें जो है सेंसरी इनपुट, सेंसरी इनपुट मतलब जिनको आप हाथ लगा के महसूस कर सकते हो, आंखों से देख सकते हो, सुन सकते हो। टेक्टाइल, टेक्टाइल प्रैक्टिस, टेक्टाइल का मतलब क्या होता है, टेक्टाइल यानी कि जिनको आप टच कर सकते हो, सेंस, ठीक है, महसूस कर सकते हो हाथ लगा के, उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो ओवर स्टिमुलेटिंग। ये टीचिंग एड्स आते हैं आपके इसमें, ठीक है, जैसे आप टीचिंग एड्स वगैरह बनाते हो ना, जो बच्चों को आकर्षित लगता है, उनको दिखाई देता है, उनको बच्चे हाथ लगा के महसूस भी कर सकते हैं। डीएड बीएड में आपने टीचिंग एड्स बनाए होंगे, तो वो उस तरीके के क्लासरूम को ओवर स्टिमुलेटिंग बनाने के लिए टीचिंग एड्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑटोइज्म के लिए ये सही नहीं है। सेकंड है कि फॉर्म एन
अनस्ट्रक्चर्ड सेटअप विद रैंडम रूटीन, ये तो और गलत है कि आप एक ऐसा सेटअप बना रहे हो जिसका कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर ही नहीं है और रैंडम रूटीन है, कभी भी कोई भी आके क्लास ले रहा है। देखिए ये जो ऑटिज्म वाले जो बच्चे रहते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं, ठीक है। ज़रा सी देर में इनका जो माइंड है ना बिल्कुल फोकस नहीं हो पाता है, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। और ये जो है मतलब टीचिंग एड्स वगैरह अगर इनको आप बहुत अच्छे तरीके से अगर ला के समझा रहे हो, बता रहे हो, तो भी वो प्रॉपर फोकस नहीं कर पाते। फिर ये फोकस करते कैसे? आप बोलोगे सर ये ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए हमने ओवर स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट भी बनाया, टीचिंग एड्स बनाए, तो भी नहीं समझ रहे वो। फिर वो समझेंगे कैसे? क्या करें हम उनके लिए? उनके लिए आपको आपकी लैंग्वेज, उसके अंदर में कमांड लाना रहेगा। जो मैं आपको बोल सिखा रहा हूँ ना, पेडागोजी, हाउ टू टीच चिल्ड्रन, बच्चों को कैसे पढ़ाना। तो इसमें अभी हम लोग पेडागोजी में हर तरीके के बच्चे को डील करना सीखेंगे। और ऑटिज्म कोई बच्चे को तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये जेनेटिक नहीं होता है, बाय बर्थ नहीं होता है, किसी को भी हो सकता है, ठीक है। कई लोगों को तो पता ही नहीं रहता कि उनको ऑटिज्म है। तो उनको कैसे हम डील करेंगे? उनको डील करेंगे हम लोग प्रॉपर लैंग्वेज से। सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन में क्या बता रहा है? यूज कॉन्क्रीट लिटरल एंड कंसिस्टेंट लैंग्वेज, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब ये थोड़ा इस वर्ड भी के भी मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में मीनिंग बता देता हूँ कि ये जो लैंग्वेज के लिए 3 वर्ड यूज कर रहा है, कैसी लैंग्वेज यूज करना है। कॉन्क्रीट लैंग्वेज मतलब स्पेसिफिक लैंग्वेज, ठीक है, जहाँ पे आप ऐसे वर्ड्स को यूज करोगे कॉन्क्रीट लैंग्वेज में, कोई खास पर्टिकुलर वर्ड्स को यूज करोगे और टॉपिक को उनको आसान बना दोगे, आसानी से समझा दोगे, ठीक है। जैसे पेडागोजी के अंदर में हम लोग जो पढ़ रहे हैं, अलग अलग डिफरेंट स्पेसिफिक वर्ड्स आ रहे हैं ना, तो मैं कॉन्क्रीट लैंग्वेज ही यूज कर रहा हूँ। मैं उन वर्ड्स को यूज कर रहा हूँ लेकिन आपके लिए आसान बना दे रहा हूँ, ठीक है। लिटरल, लिटरल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? तो जहां पर आप डायरेक्टली इंफॉर्मेशन बच्चों को प्रोवाइड करोगे, जो भी है सेम टू सेम, ठीक है, बाय देयर एक्चुअल मीनिंग, एक्चुअल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। और कंसिस्टेंट लैंग्वेज यानी कि सेम टर्मिनोलॉजी का यूज करोगे आप पूरे टीचिंग सेशन में, उनको क्लियरिटी क्लियरिटी प्रोवाइड करोगे। कंसिस्टेंट लैंग्वेज यानी उनको जो है बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं छोड़ने का उनके माइंड में, बिल्कुल क्लियर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग उनको प्रोवाइड करोगे। तो ऐसे ऑटिज्म वाले बच्चों को हम प्रॉपर लैंग्वेज से डील कर पाते हैं, ठीक है। थर्ड ऑप्शन ही इसका। फोर्थ वाला भी मैं समझा देता हूँ आपको, अवॉइड गिविंग विजुअल सपोर्ट एंड विजुअल क्यूज। तो ये अवॉइड करने को बोल रहे तो बिल्कुल गलत ऑप्शन ही है, ऐसे बच्चों को तो हमको और फोकस करना है, ठीक है। देखिए मेरे पास में ना कुछ नोट्स है उसके ऑटोइज्म के, मैं 1 मिनट आपको शेयर करके बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 के पहले मैं शेयर कर रहा हूँ, एक बार थोड़ा वेट करिए आप। ऑटोइज्म का मैं कुछ इमेजेस है पर्टिकुलर मेरे पास में, मैं शेयर कर रहा हूँ उसको। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बस 2 मिनट। वो इसको इमेज को हम स्टडी करके फिर क्वेश्चन नंबर 11 को करते हैं चालू। बस 2 मिनट वेट कर लीजिए। हम्म, ठीक है। देखिए अर्षि, अभी आवाज़ और स्क्रीन क्लियर है क्या? जरा मुझे मैसेज में रिप्लाई करिए। आपको ये स्क्रीन क्लियर दिख रहा है क्या लिखा हुआ? मुझे जरा रिप्लाई करिए मैसेज में अर्शिया, मैसेज में जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए मुझे। हाँ क्लियर है, ठीक है, चलिए। हाँ देखिए, ये ऑटोइज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसको एएसडी भी बोलते हैं, ऑटोइज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसमें बच्चे को होता क्या है? तो ये उसके सिम्टम है, ठीक है। सबसे पहले आपका टिप टोइंग, टिप टोइंग मतलब ये बच्चे का देखिए जैसे इमेज है, वो अपने पैर के पंजों के बल चलते हैं, टिप टोइंग। आप बोलोगे सर ऐसे तो नॉर्मल बच्चे भी चलते हुए दिखते हैं, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए चलते हैं ना नॉर्मल बच्चे, लेकिन जिनको ये ऑटोइज्म रहता है ना, वो नॉर्मली भी चलते हुए अपना टिप टोइंग के जैसे ही चलते हैं, पंजों के बल। और उनके अंदर में देखिए एक पॉइंट ये रह गया है, हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस मतलब ऐसा उनको ना, मिर्गी, मिर्गी बोलते हैं ना, ऐसे मिर्गी का जो किसी को भी झटका पड़ जाता है, कहीं पे भी कोई गिर जाता है, तो उनको ऐसा हिस्टेरेसिस के झटके, हिस्टेरेसिस के दौरे आते रहते हैं मिर्गी के, ठीक है। तो वो भी एक बहुत ज्यादा मतलब क्रिटिकल इशू है हिस्टेरेसिस के अंदर में, कोई भी कहीं पर भी गिर जाता है, कहीं पर भी पड़ जाता है। और क्या इशू है उनको? देखिए लर्निंग इशू, पढ़ते समय वो फोकस नहीं कर पाते। डिलेड स्पीच डेवलपमेंट, ऐसे बच्चे बहुत देर से बात करना शुरू करते हैं, ठीक है।
बिल्डिंग टॉयज ऑन वन लाइन, खिलौने एक ही लाइन में बनाते हैं। आप बोलोगे सर ये तो भी नॉर्मल बात है। देखिए नॉर्मल बात कब है वो, कि जब एक बच्चा एक लाइन में खिलौना बना रहा है, फिर थोड़ा पीछे बना रहा है, फिर एज अरेंज करके बना रहा है। लेकिन ये जो लोग है ना, ये जो बच्चे हैं ऑटिज्म वाले, सिर्फ एक लाइन में ही कोई काम करते, एक लाइन में खिलौना बनाते, एक लाइन में कोई चीज को अरेंज करते, वन लाइन। और क्या है उनको, नो रिस्पॉन्स टू टू हिज नेम, मतलब उनको आप बोल रहे हो, उनको नाम से लेकर पुकार रहे हो। जैसे देखिए टेलर करके ये नाम पुकार रही है इसको टीचर, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहा, सुन रहा नहीं है, और फिर डिप्रेशन उनके अंदर में डेवलप होने लगता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं दुनिया में जिनको डिप्रेशन है और उनको ऑटिज्म हुआ होगा या होगा ऑटिज्म, लेकिन वो समझ नहीं पाते। और क्या इनके अंदर सिम्टम है, इश्यूज विद इंटरप्रिएटिंग अदर पीपल्स इमोशन, दूसरों के इमोशन को समझने में, दूसरों के इमोशन को महसूस करने में उनको दिक्कत जाती है। और है अवॉइडिंग ऑफ क्लोज कांटेक्ट, जैसे मैंने बताया ना, सोशल कम्युनिकेशन, सोशल कांटेक्ट उनका बिल्कुल भी खत्म जैसा रहता है, किसी से क्लोज कांटेक्ट बना ही नहीं पाते। इन ऑर्डर टू एड्रेस द नीड ऑफ टैलेंटेड एंड क्रिएटिव चिल्ड्रन, ऐसे बच्चों को आप डील कर रहे हो जो कि बहुत ज्यादा क्रिएटिव और टैलेंटेड है, ठीक है, क्लासरूम के अंदर में, इट इज इंपॉर्टेंट टू। तो ऐसे बच्चों को आप क्या करोगे, देखिए जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं, आपको लग रहा है कि इनमें एक अलग ही जो है टैलेंट दिखाई दे रहा है, तो उनको ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी में, ज्यादा से ज्यादा उनको लर्निंग में इंगेज करिए, इंगेज रखिए। यही तरीका है उनको जो है और ज्यादा उनके अंदर के टैलेंट को निखारने का, टैलेंट को बढ़ावा देने का, प्रमोट करने का। फर्स्ट ऑप्शन में क्या बता रहा है, प्रोवाइड देम विद डिटेल एंड एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन। एक्सप्लिसिट मतलब होता है बिल्कुल क्लियर, क्लियर कट उनको बात बताइए, ठीक है, डिटेल में। तो उनको उतना बताने की जरूरत ही नहीं है। क्रिएटिव बच्चों की परेशानी यही रहती है ना, वो शॉर्ट में ही चीजों को समझ लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है। सेकंड, इंश्योर दैट दे रिसीव हायर ग्रेड विद देयर पीयर, ये भी बिल्कुल गलत बात है। अगर क्रिएटिव बच्चे हैं तो खुद होके वो अपना मुकाम, अपना पोजीशन, अपना ग्रेड बना लेंगे, आपको उसके उनको अलग से हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। सी है गिव प्राइमेसी टू देयर कॉग्निटिव रिक्वायरमेंट, उनके कॉग्निटिव रिक्वायरमेंट को ज्यादा आप अहमियत दीजिए, ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। देखिए कॉग्निटिव का मीनिंग मैंने आपको कई बार बताया, लर्न एंड प्रोसेस, कोई चीज को सीखना और उसको उस पर उसको अप्लाई करना, सीखना और उस पर अमल करना, ठीक है, लर्न एंड प्रोसेस। तो उसको ज्यादा फोकस करिए ओवर इमोशनल नीड, उनकी इमोशनल नीड के ऊपर में। तो ये भी गलत बात है। देखिए इमोशन जो है ना हर बच्चे के साथ लगा हुआ है, समझ आ रही के बाद, अभी आप समझ लो बहुत ज्यादा दुखी हो, बहुत ज्यादा गुस्से में हो, और अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, मेरे साथ ऑनलाइन क्लास कर रहे हो या रिकॉर्डेड वीडियो से स्टडी कर रहे हो, तो नहीं होंगी आपकी पढ़ाई। इमोशन हमारे लर्निंग पे अफेक्ट डालता ही डालता है, ठीक है। ये अगर आप ऐसे कोई टीचर से पढ़ रहे हो या ऐसे कोई इन्वायरमेंट में पढ़ रहे हो जहाँ पे आपको टेंशन महसूस हो रहा है, ठीक है, तो आप नहीं पढ़ पाओगे। तो इमोशनल नीड भी जरूरी है, हर बच्चे के लिए जरूरी है, सिर्फ ये डिफरेंटली स्पेशली एबल्ड बच्चों की बात नहीं है, ये भी गलत है। फोर्थ आंसर इज इसका करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है, कीप देम एंगेज एंड इंटरेस्टेड इन द लर्निंग प्रोसेस। एंगेज रखोगे, नए नए उनको टास्क दीजिए, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल होमवर्क से, नॉर्मल असाइनमेंट से वो बोर हो जाते हैं, उनको चाहिए चैलेंजिंग टास्क, चैलेंजिंग वर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, अभी एक बार जरा रिप्लाई करिए अर्शिया, आवाज और स्क्रीन क्लियर है कि अभी जरा बताइए मुझे। ठीक है, क्लियर है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को, टीचर शुड डील विद फेलियर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लासरूम। अभी अगर कोई बच्चा क्लासरूम में फेल हो जा रहा है, सब्जेक्ट में फेल हो जा रहा है आपके, ठीक है, तो आप उसको कैसे डील करोगे। देखिए इसी को डील करने के लिए तो हम लोग पेडागोजी पढ़ रहे हैं, जो आपका ये है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005, अभी हम इसको पढ़ेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में। तो ये एक फ्रेमवर्क मतलब ये आपके एजुकेशन का ढांचा है, एजुकेशन का स्ट्रक्चर है, जिसके अकॉर्डिंग सिलेबस डिजाइन किया जाता है, आपका एजुकेशन पॉलिसी बनाई जाती है। तो सबसे लेटेस्ट एनसीएफ आपका 2005 वाला ही है, उससे लेटेस्ट एनसीएफ अभी नहीं आया है। तो ये क्या बोलता है कि अगर कोई बच्चा स्कूल में क्लास में फेल हो जा रहा है, तो वो उसका फेल होना पूरे स्कूल का, पूरे सिस्टम का फेल होना है। समझ आ रही के बाद,
देख आपकी क्लास में 60 स्टूडेंट है, 60 बच्चे हैं, एक या दो बच्चे भी फेल हो जा रहे हैं तो उसका फेल होना मतलब पूरे स्कूल का, पूरे सिस्टम का फेल होना है। हम पेडागोजी इसीलिए तो पढ़ रहे हैं कि ये बच्चों के क्यों फेल हो रहे हैं उसको हम समझे, उसको एग्जामिन करें और फिर उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन निकालें। तो ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है बाय करेक्टिंग एंड ओवर करेक्टिंग द स्टूडेंट हु हैव फेल्ड। ओवर करेक्टिंग करना तो वो सही बात है, ओवर करेक्टिंग यहाँ गलत है कि उनको मतलब जो है बहुत ज्यादा ये उनको डबल करेक्ट कर रहे हो आप, ठीक है। उनको असल में क्या करिए, पहले आप चेक करिए, पहले पता लगाइए क्यों वो फेल हुए, उसके बाद उनको करेक्ट करना, डायरेक्ट करेक्टिंग ये सही नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। सेकंड, बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग स्टैंडर्डाइज आईक्यू टेस्ट, उनके लिए पर्टिकुलर आईक्यू टेस्ट बनाइए जो बच्चे फेल हो गए, टू फेल स्टूडेंट टू एक्सिस इंटेलिजेंस, उनका इंटेलिजेंस जानने के लिए। तो ये भी बिल्कुल अलग मैटर है। देखिए आईक्यू टेस्ट वगैरह का ऐसा कोई बनाना, स्टैंडर्ड आईक्यू टेस्ट बनाना फेलवर बच्चों का या जो टॉपर बच्चे हैं उनके लिए भी ऐसा कोई आईक्यू टेस्ट का कोई मैटर है ही नहीं। ये तो बहुत आगे की चीज़ है आईक्यू टेस्ट का, हम स्कूल लेवल के ऊपर में उसको जो है अप्लाई नहीं करते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब एक बच्चा समझ लो 100 में से 90 नंबर ले लिया, तो अब उसका आईक्यू टेस्ट निकालूंगे क्या? 100 में से कोई बच्चा 30 नंबर लिया, फेल हो गया, आईक्यू टेस्ट निकालूंगे क्या? उतना नहीं करेंगे। हम पहले पता करेंगे कि क्यों वो फेल हो रहा है, उसका रीजन जानेंगे, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है कि बाय आइडेंटिफाइंग द कास्ट ऑफ द स्टूडेंट। देखिए ये तो बिल्कुल गलत है। ये क्या कर रहा है वो, जो जात होती है ना, जो कास्ट है, वो डिस्क्रिमिनेशन कर रही है ऑप्शन। उसके कास्ट को आप पता करोगे एंड टेलिंग पेरेंट्स टू प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट एट होम। तो ये बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन, फर्क करने वाला ऑप्शन है जो कि बिल्कुल गलत है। तो बच रहा है आपका फोर्थ ऑप्शन, ये बिल्कुल सही है जो आपने आंसर में टाइप करे हो अभी। फोर्थ ऑप्शन, हम बच्चे अगर फेल होंगे तो क्या करेंगे, क्रिटिकली एग्जामिनिंग, पहले आप उनको बहुत ध्यान से एग्जामिन करोगे, उनका डायग्नोस्टिक टेस्टिंग करोगे, ठीक है। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग मतलब आप चेक करोगे कि वो कौन से सब्जेक्ट में फेल हो रहा है, कौन से टॉपिक में उसको कम नंबर मिले। जैसे आपका भी सीटीईटी में जो स्टूडेंट को कम नंबर मिलते हैं ना फाइनल एग्जाम में, या जो मैं टेस्ट पेपर लेता हूँ, मैं जो टेस्ट पेपर लेता हूँ, जो मैं ये टेस्ट सीरीज लेता हूँ, वो आपको देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं वहाँ पे आपका क्रिटिकल एग्जामिनिंग करता हूँ। मैं देखता हूँ कौन से सब्जेक्ट में आपको कम नंबर आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आपको क्या करता हूँ, सजेशन देता हूँ कैसे आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। तो क्रिटिकल एग्जामिनिंग करेंगे बच्चों का, देयर ओन पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी, टीचर अपने खुद होके अपनी पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी बनाएंगे, ठीक है। सेल्फ खुद होके टीचर का पढ़ाने का जो तरीका है उसको कैसे हम मतलब बच्चों के लिए, डिफरेंट बच्चे जो फेल हो गए कैसे उनके लिए हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके अंदर डेवलप हो जाएगा जब आप ये पूरा अच्छी तरीके से पढ़ लोगे ना, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी और सब्जेक्ट पेडागोजी, तो आप खुद का अपना पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी बना लोगे। इस तरीके से जो पेडागोजी है ना, आपने डीएड या बीएड में भी नहीं पढ़े। डेफिनेटली आपको डीएड और बीएड में भी पेडागोजी है, लेकिन जिस तरीके से सीटेट के क्वेश्चन आते हैं पेडागोजी के, ठीक है, वो आपने कहीं नहीं पढ़े होंगे। वहां पे जो आपने डीएड बीएड में पढ़े थे सिर्फ सब्जेक्टिव टाइप था वो, क्वेश्चन में आप कुछ भी लिख कर आ जाओ, आंसर में नंबर मिल जाते थे। थ्योरी थ्योरी पेपर में होता है ऐसा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए आपका, व्हाट इज द रोल ऑफ द प्रायर नॉलेज इन कंस्ट्रक्टिविटीज लर्निंग। कंस्ट्रक्टिविटीज लर्निंग में पुराने नॉलेज का क्या यूज है? देखिए कंस्ट्रक्टिविटीज लर्निंग किसको बोलते हैं हम लोग, एक इन्फॉर्मेशन के ऊपर में दूसरी इन्फॉर्मेशन को ऐड करना, वो है कंस्ट्रक्टिविटीज लर्निंग। समझ आ रही के बाद, जैसे 9th क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़े और 10th क्लास में भी ट्रिग्नोमेट्री था, तो 9th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री का 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री में यूज हो रहा है। मतलब एक इन्फॉर्मेशन को आप नई इन्फॉर्मेशन सीख रहे हो उसके साथ जोड़ दे रहे हो, फिर कोई और नई इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हो उसके साथ जोड़ दे रहे हो, वो होता है कंस्ट्रक्टिविटीज लर्निंग, ठीक है। अब इसमें प्रायर नॉलेज का क्या यूज है, पुरानी आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो उसका क्या यूज है, वही आप कनेक्शन बनाओगे उसका। पढ़िए ऑप्शन ऐसा कोई है क्या? फर्स्ट ऑप्शन है कि प्रायर नॉलेज इज इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग कनेक्शन विद फैसिलिटिंग न्यू लर्निंग। बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट वाला ही ऑप्शन है। कंस्ट्रक्टिविटीज लर्निंग का मतलब ही वही होता है, एक इन्फॉर्मेशन आपके पास है, फिर उससे रिलेटेड आप नई इन्फॉर्मेशन सीख रहे हो तो उसको आप उसमें कनेक्ट कर दोगे, जोड़ दोगे, फिर और कोई इन्फॉर्मेशन पढ़ो सीखोगे उसको उसमें जोड़ दोगे, तो वो है कंस्ट्रक्टिविटीज लर्निंग, ठीक है। और मैथमेटिक्स जो है ना, खास तौर से उसके मैथमेटिक्स के चैप्टर इसके अकॉर्डिंग ही डिजाइन रहते हैं, ठीक है। दूसरे सब्जेक्ट साइंस वगैरह में भी रहता है ऐसा, ठीक है। जैसे साइंस में आपने जो न्यूटन के लॉ पढ़े होंगे, 10th क्लास में नहीं पढ़े न्यूटन के लॉ, इनिशियल लेवल पे 7th क्लास में, 6th क्लास में भी है वो न्यूटन के लॉ,
उसकी एप्लीकेशन आपने पढ़े होंगे 10 क्लास में, याद करिए। 10 क्लास में आपने न्यूटन के लॉ की एप्लीकेशन न्यूमेरिकल क्वेश्चन करे होंगे। तो वो कंस्ट्रक्टिविटीज लर्निंग के अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट के चैप्टर को अरेंज किया जाता है। तो पुरानी इन्फॉर्मेशन को, प्रायर नॉलेज को नई इन्फॉर्मेशन के साथ में कनेक्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट, बाकी ऑप्शन फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि फिर बाकी ऑप्शन में भी समझने वाली चीजें हैं, लेकिन जो मुद्दे वाली बात हमको पहले ऑप्शन में मिल गई तो ठीक है, इतना काफी है। क्योंकि मैं अभी हर चीज आपको समझाऊंगा ना तो हमारे बाकी क्वेश्चन रह जाएंगे। ये हम पूरा डिटेल अपना जब रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएंगी तब पढ़ेंगे। क्वेश्चन 14 को देखिए, अच्छे तरीके से समझिए, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें आपके लिए कवर कर दे रहा हूँ, यानी ईमानदारी से आपने ये 3 दिन का डेमो क्लास कर लिया ना तो आपका बहुत हद तक जो मतलब कंसेप्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का क्लियर हो जाएगा सिर्फ 3 क्लास में ही। पूरा पढ़ना है तो फिर आपको रेगुलर क्लास करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, यानी मूवी का ट्रेलर देख के आपको समझ में आ जाती है ना पिक्चर कैसी होती है। तो ये डेमो क्लास वही है, आगे फिर आपको डिसाइड करना है क्लास करना है या नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन 14 को देखिए, हाउ कैन टीचर सपोर्ट स्टूडेंट इन बिकमिंग सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर इन अ कंस्ट्रक्टिविटीज क्लासरूम। कंस्ट्रक्टिविटीज क्लासरूम का मतलब वही है जहाँ बच्चे पुरानी इन्फॉर्मेशन को नई इन्फॉर्मेशन के साथ जोड़कर नया कुछ सीख रहे हैं। तो वहां पे आपको बच्चों को क्या बनाना है, सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर, खुद होके बच्चे सीखे, खुद होके बच्चे काम करें। तो उसके लिए आप क्या करोगे, ठीक है। यानी आप कोई नया टॉपिक सिखा रहे हो तो बच्चों को आप सेल्फ डायरेक्टेड बना दे रहे हो। आप उनको खुद ही बोलोगे कि ये जो हम अभी टॉपिक पढ़ रहे हो इसको आप जानते हो क्या। जैसे कई टीचर पूछते हैं ना नए चैप्टर पढ़ाते समय, स्टार्ट करते समय, कि आपने इसके बारे में पहले कभी कुछ पढ़ा है, कि आपको इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो वो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग का ही एक पार्ट है। इसके लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑप्शन है बाय सेटिंग एक्सप्लिसिट गोल। एक्सप्लिसिट मतलब क्लियर, उनके आप क्लियर गोल बना दोगे बच्चों के लिए एंड ऑब्जेक्टिव बना दोगे, उनका मकसद फॉर ऑल लर्निंग टास्क, उनको जो लर्निंग सीखना है। तो ये गलत ऑप्शन है। मतलब देखिए कंस्ट्रक्टिविटीज क्लासरूम के अंदर में बच्चों को आपके अंदर में आपको सेल्फ डायरेक्शन, सेल्फ मोटिवेशन डेवलप करना है। तो उनको उनके अंदर में जो है ना एक क्या बोलेंगे जिज्ञासा, एक क्यूरियोसिटी पैदा करिए कि आप टॉपिक स्टार्ट कर रहे हो, चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो और आप उनसे जैसे क्वेश्चन करते हैं ना टीचर कि आप इसके बारे में कुछ जानते हो क्या, तो उनके अंदर में जो है ना एक 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 क्या हो सकते, एक सेंस, एक एहसास पैदा हो, ठीक है, जानने के लिए, समझने के लिए टॉपिक को। सेकंड है कि बाय इंकरेजिंग स्टूडेंट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लर्निंग एंड डेवलप सेल्फ रेगुलेटिंग स्किल। ये बिल्कुल करेक्ट कीवर्ड है हमारा, डेवलप सेल्फ रेगुलेटिंग स्किल। सेल्फ डायरेक्शन डायरेक्टेड अगर आपको बच्चों को बनाना है तो उनको सेल्फ रेगुलेट करना जरूरी है। सेल्फ रेगुलेट मतलब डिसिप्लिन, सेल्फ रेगुलेशन, ठीक है। और उनके अंदर जैसे मैं आपको बोला था ना, उनके अंदर एक सेंस, एक एहसास पैदा करना है। तो ये वही है, तो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लर्निंग, जो वो सीख रहे हैं वो उनका खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि ये हम जो सीख रहे हैं इससे रिलेटेड हमने पहले कुछ सीखा है क्या, कंस्ट्रक्टिविटीज क्लासरूम, ठीक है। और डेवलप सेल्फ रेगुलेशन स्किल। सेल्फ रेगुलेशन मतलब डिसिप्लिन अपने अंदर, मतलब वो चीज़ों को खुद खुद उनके अंदर ऐसी स्किल डेवलप रहे कि वो चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है, जो नया टॉपिक है पुराने इन्फॉर्मेशन के साथ उसको जोड़ने के लिए तैयार रहे, उसको समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग उनमें डेवलप रहे, सेल्फ रेगुलेशन स्किल, ठीक है। हालांकि इतने आसानी से होता नहीं है ये, जो जो यहाँ पे बताया गया ना ऑप्शन में आपको, डेवलप सेल्फ रेगुलेशन स्किल, इतनी आसानी से ये छोटे बच्चों में डेवलप नहीं होता है। वहां पे टीचर को जो है ना बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव रहना जरूरी है। मैंने तो सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन कर पूछ के बताया कि बच्चों से आप पूछ लोगे कि क्या इसके बारे में आप पहले से कुछ जानते हो क्या, लेकिन फिर उनको आपको क्यूज देना पड़ेगा, उनको हिंट देना पड़ेगा कि देखो इससे रिलेटेड टॉपिक तो हमने अभी पिछले साल ही पढ़े हैं, ये चैप्टर में हमने पढ़े थे, याद आई कि वो बात। ऐसे क्यूज देना पड़ेगा तब जाके उनमें सेल्फ रेगुलेशन स्किल डेवलप होगी, ठीक है, पुरानी इंफॉर्मेशन को नए इंफॉर्मेशन से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। देखिए असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन दिखने में बड़े लगते हैं लेकिन है आसान ही है, ठीक है। आपको तो मैंने बता दिया कैसे सॉल्व करना है। असर्शन यानी कि स्टेटमेंट ही है और रीजन उसका रीजन है, तो देखना है कि हमको दोनों में से क्या सही है क्या गलत है। देखिए ए में असर्शन में क्या बता रहा है स्टेटमेंट में, अ मिडिल स्कूल टीचर कीप्स इन रेगुलर टच विद द पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ हर क्लास। सिर्फ मिडिल स्कूल टीचर ही नहीं, आपके प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल के भी जो टीचर है उनको बिल्कुल पेरेंट्स के साथ में रेगुलर टच में, पेरेंट्स टीचर मीटिंग इसीलिए तो होती है
और अगर नहीं हो पा रही है मीटिंग स्कूल में तो आप फोन पर टच में रहिए, ऑफर क्लास टू अंडरस्टैंड देम बेटर, ताकि बच्चों को अच्छी तरीके से समझ सके। ठीक है, जैसे आपको तारे ज़मीं पे मूवी याद होंगी, तो आमिर खान तो बोर्डिंग स्कूल में था, वो तारे ज़मीं पे मूवी में बताया गया है, फिर भी वो बच्चे के घर पे जाता है, क्यों? टू अंडरस्टैंड देम बेटर। तो ये बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट असर्शन सही है। रीज़न क्या बता रहे हैं? कम्युनिटीज मतलब जो जो सोसाइटी के जो लोग हैं, जो कम्युनिटीज है, ठीक है, शुड डायरेक्ट, वो जो है डायरेक्ट करेंगे, वो निर्देशन देंगे, हाउ एंड व्हाट द चिल्ड्रन शुड लर्न, कि बच्चों को क्या और किस तरीके से पढ़ना चाहिए। नहीं, ये डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, डायरेक्ट टोटली गलत वर्ड है। ठीक है, यहाँ पे अगर डायरेक्ट की जगह सजेस्ट रहता तो भी गलत रहता। ठीक है, हालांकि सजेशन दे सकते हो कम्युनिटीज वाले, लेकिन सजेशन मतलब सजेशन जो देंगे ना, वो ये सजेशन नहीं दे सकते कि क्या बच्चों को पढ़ाना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, पढ़ाई से रिलेटेड, रिलेटेड टू द लर्निंग, ये सजेशन दे सकते पेरेंट्स, कम्युनिटीज वाले, लर्निंग से रिलेटेड। लेकिन कोई पेरेंट्स आके ये बोले स्कूल में कि मैडम मेरे बेटे को तो ये पढ़ाइए, मेरे बेटी को ये पढ़ाइए, या कोई मोहल्ले के लोग आके बोल रहे सोसाइटी वाले, ये टोटली गलत है। क्योंकि ये जो डिसाइड होता है ना, करिकुलम, सिलेबस जो डिसाइड होता है, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा ही होता है ना। ठीक है, तो रीजन यहाँ पे करेक्ट है, टोटली बराबर करेक्ट है जो आपने आंसर टाइप किया है अभी। सेकंड आंसर इज इसका ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए यहाँ पर, अभी थोड़ा डिटेल क्वेश्चन है 16। इन ऑर्डर टू एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ऑफ लर्नर, आप क्या चाहते हो बच्चों के अंदर में? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को उनको ये करना चाहते हो, इम्प्रूव करना चाहते हो उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को। टीचर शुड इनकरेज, तो टीचर को क्या इनकरेज करना चाहिए जिससे बच्चे अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर, गुड प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाए, अपना प्रॉब्लम लेके बैठे ना रहे। ठीक है, किसको इनकरेज करना चाहिए टीचर को, क्या चीज को इनकरेज करना चाहिए? एंड शुड प्रमोट डैश, और क्या प्रमोट करना चाहिए टीचर को? डैश थिंकिंग अमंग लर्नर, कौन सी थिंकिंग बच्चों में प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो क्या बता रहा है वो आपको, सबसे पहले यहाँ पे ना इस तरीके के जो दो ऑप्शन रहते हैं, जहाँ पे मतलब दो फिल इन द ब्लैंक रहते हैं ना, तो वहां पे थोड़ा समझने के लिए हमको थोड़ा टाइम लग जाता है। तो पहले फिल इन द ब्लैंक को देखते हैं हम लोग, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करने के लिए टीचर को क्या इंकरेज करना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट वाले ऑप्शन है ना, पहले इसको देखते हैं, फंक्शनल फिक्सनेसनेस। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, अगर कुछ ऐसा बोल रहा है कि जहाँ पे फिक्सनेसनेस को प्रमोट करना, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस चीज को फिक्स कर दिया आपने कि बस उतना ही सोचना है, उतना ही करना है। सेकंड है यहाँ पर मीन एंड एनालिसिस, तो ये भी बिल्कुल गलत है। मीन एंड एनालिसिस, मीन एंड एनालिसिस मतलब क्या बताने की कोशिश कर रहे हो कि आप ऐसा कुछ विश्लेषण, एनालिसिस यानी कि विश्लेषण करना, तज्जिया करना, ऐसा एनालाइज कर रहे हो जहाँ पे एक पर्टिकुलर मीन एंड मतलब एक ही मीनिंग हो, उसका मीनिंग वहां पे खत्म हो जाए। थर्ड है वर्बलाइजेशन, देखिए ये हो सकता है वर्बलाइजेशन। वर्बलाइजेशन किसको बोलते हैं हम लोग? खुद के आइडिया को, थॉट को, फीलिंग को एक्सप्रेस करना, ये होता है वर्बलाइजेशन। ठीक है, जैसे आप खुश हो, अब मुझे कैसा पता चलेगा आप खुश हो? आपके चेहरे से, आपके एक्सप्रेशन से। ठीक है, कई लोग खुशी में क्या करते हैं, गाना गाने लगते हैं, खुशी के अंदर में मतलब एक्साइटमेंट में कई लोग नाचने लगते हैं, वो वर्बलाइजेशन है। ठीक है, मतलब खुद को एक्सप्रेस करना, ये हम बोल सकते हैं, तो ये हो सकता है इनकरेज वर्बलाइजेशन। और फोर्थ है बिलीफ प्रिजर्वेंस। आप बोलोगे सर ये कैसे खतरनाक टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं कुछ ऑप्शन में। बिलीफ प्रिजर्वेंस का मीनिंग होता है पेडागोजी में कि खुद की बात पर, खुद के चीजों पर आप जो है उसमें अड़े हुए हो, कायम हो अपनी बात पे, भले ही वो जो है दूसरे लोग उसको गलत गलत बता रहे हो, लेकिन फिर भी आप अपनी बात पर कायम हो। दूसरे लोगों के पास प्रूफ है कि आपकी बात गलत है, आप गलत हो, लेकिन फिर भी आप उस पर अड़े हुए हो। ठीक है, बिलीफ प्रिजर्वेंस। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका चारों ही, अभी हमने सिर्फ फर्स्ट वाले, हाँ नहीं सेल्फ, आपने देखिए बिलीफ प्रिजर्वेंस के लिए जो सेल्फ स्टैंड का वर्ड यूज करे हो,
हाँ बोल सकते एक तरीके से, करेक्ट, बिलीफ प्रिजर्वेंट, खुद के आप अपना एक पक्ष लेके खड़े हुए हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंकरेज करने के लिए बोल रहे हैं ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बच्चों में डेवलप करना है, तो टीचर को यहाँ पे वर्बलाइजेशन को इंकरेज करना जरूरी है, यानी खुद को ये करना, खुद को एक्सप्रेस करना, अपनी बात पे अड़े मत रहना, ठीक है, खुद को एक्सप्रेस करना, वर्बलाइजेशन। तो थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। अब बाकी ये सेकंड वाले फिर इन द ब्लैंक के लिए भी हम लोग पढ़ लेते हैं। शुड प्रमोट डैश थिंकिंग अमल लर्नर, प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर आपको बच्चों को बनाना है तो कौन सी थिंकिंग उनमें डेवलप करना चाहिए, डाइवर्जन और कन्वर्जन। देखिए डाइवर्जन कन्वर्जन इसको थोड़ा समझ लेते हैं। डाइवर्जन थिंकिंग मतलब किसको बोलते हैं, जिसके मल्टीपल सॉल्यूशन हो, ठीक है, मल्टीपल सॉल्यूशन। और कन्वर्जन थिंकिंग उसका अपोजिट है, जिसका ओनली वन सॉल्यूशन हो, ओनली वन सॉल्यूशन। तो ओनली वन सॉल्यूशन तो बिल्कुल आएंगे ही नहीं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को आपको अगर बच्चों में डेवलप करना है, डाइवर्जन थिंकिंग हो सकता है कि आप ऐसे बच्चों को ऐसे तैयार कर रहे हो कि जहाँ वो मल्टीपल सॉल्यूशन के बारे में सोचे। और यहाँ पे बता रहे हैं एनालॉजिकल थिंकिंग, कि एनालॉजिकल थिंकिंग का मतलब क्या होगा, ये भी एक बहुत अच्छी थिंकिंग है। एनालॉजिकल, इसका मतलब है कि मेकिंग कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट कंसेप्ट, अलग अलग जो आइडिया है, जो कंसेप्ट है, सिचुएशन है, उसके साथ में आप क्या करोगे, एक कनेक्शन बनाओगे, ठीक है। जैसे आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपने पहले कभी डील करे हो क्या, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपने पहले कभी महसूस किए हो क्या, वो है एनालॉजिकल। तो ये बिल्कुल करेक्ट थिंकिंग है। डाइवर्जेंट थिंकिंग भी यहाँ पे हो सकता था ऑप्शन, लेकिन एनालॉजिकल थिंकिंग उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ आए कि एनालॉजी का मतलब ये होता है सेम, एक जैसा, जो आपने इसके पहले कभी देखा हो, एनालॉजी सेम सेम नहीं, उसके जैसा। एनालॉजिकल थिंकिंग समझ में आ रही क्या बात, जैसे समझ के चलो आपको इसके पहले कभी कुत्ते ने दौड़ा दिया हो, तो क्या एक्सपीरियंस रहा था आपका, कुत्ते ने दौड़ाया होगा तो आप कहीं बचने के लिए इधर उधर कहीं छुप गए होगे, दोबारा आपको कुत्ता दौड़ाएगा तो फिर आप ये एनालॉजिकल थिंकिंग का यूज करोगे कि नहीं, पहले तो कुत्ता दौड़ाया था तो हम लोग दौड़ गए थे, तब कुत्ते ने हमको पकड़ लिया था, काट लिया था, अभी हमको दौड़ना नहीं है। ये है एनालॉजिकल थिंकिंग, यानी अपने पुराने एक्सपीरियंस का यूज करना, भले ही वो अच्छा हो या बुरा हो। जैसे आप में से अगर कोई स्टूडेंट फेल हो गया होगा सीटीईटी, वो बुरा एक्सपीरियंस रहे, उसको यूज करिए, क्या गलती थी हमारे अंदर, क्या कमी रह गई थी कि हम फेल हो गए, ठीक है। रेसिप्रोकल थिंकिंग ये क्या चीज है, रेसिप्रोकल थिंकिंग जो है ना, इसको भी, ये भी एक टीचिंग मेथड है जहाँ पे बच्चे और टीचर दोनों जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं टीचिंग लर्निंग के लिए। मतलब स्टूडेंट और टीचर दोनों जिम्मेदारी निभाते हैं टीचिंग लर्निंग में, ठीक है, दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं अपनी, टीचर भी और स्टूडेंट भी। तो ये इसका थर्ड वाला ऑप्शन ही है। एनालॉजिकल भी आपको मैंने बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं अभी। 17 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा समझने वाला क्वेश्चन है। 17 नंबर का देखिए यहाँ पर, इन डिस्कवरी लर्निंग स्टूडेंट्स, डिस्कवरी लर्निंग, ये डिस्कवरी का मतलब ये होता है कोई चीज को खोजना, कोई चीज को ढूंढ के निकालना, नया नहीं बनाना। डिस्कवरी का मतलब ये नहीं कि कुछ नया आप बना रहे हो। डिस्कवरी लर्निंग क्या करोगे इसके अंदर, फिर आप जो है अपना दिमाग यूज करके, अपना मतलब माइंड यूज करके, अपने एक्सपीरियंस को यूज करके जो है इंफॉर्मेशन जनरेट ये करोगे, निकालोगे, जनरेट करोगे, वो है डिस्कवरी लर्निंग, ठीक है। तो क्या है देखिए, यहाँ पे ऑप्शन पढ़ते हैं डिस्कवरी लर्निंग के लिए। फर्स्ट है कंसिस्टेंटली मेकिंग न्यू डिस्कवरी। देखिए ये बिल्कुल गलत है। डिस्कवरी लर्निंग का मतलब ये नहीं कि नई डिस्कवरी आपको करना है, नया कुछ खोजना है, वो गलत ही है। इन द वर्ल्ड वगैरह ऐसा कुछ नहीं करना है। सेकंड है कि ड्राई इन्फॉर्मेशन फॉर देम सेल्फ। हाँ ये करोगे आप, इन्फॉर्मेशन निकालोगे देम सेल्फ, खुद होकर, थ्रू रिहर्सल एंड एक्सटेंडेड प्रैक्टिस। रिहर्सल मतलब रिपीटेटिव, बार बार कोई चीज को ये कर रहे हो आप, रिपीटेड प्रैक्टिस कर रहे हो कोई इन्फॉर्मेशन की, बार बार दोहरा रहे हो। जैसे हम लोग टेबल सीखते हैं ना, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, रिहर्सल प्रैक्टिस करके, तो वो भी नहीं है डिस्कवरी लर्निंग का मतलब। उसमें आपको एक्सप्लोर करना पड़ता है अपने आप को डिस्कवरी लर्निंग में। थर्ड है कि मेकिंग न्यू डिस्कवरी, ये भी गलत बात है। अरे नया डिस्कवरी नहीं बनाना है, इन्फॉर्मेशन को निकालना है। तो ये
भी गलत है। तो फोर्थ ऑप्शन ही बच रहा है इसका, ड्राइव इन्फॉर्मेशन फॉर देम सेल्फ, खुद होके इन्फॉर्मेशन बच्चे निकालेंगे डिस्कवरी लर्निंग में थ्रू एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन मतलब और ज्यादा जानने की कोशिश करना, ठीक है। एंड मैनिपुलेशन ऑफ आइडिया का मतलब क्या होता है कि आप जो है कॉन्क्रीट हैंड्स ऑन मटेरियल का इस्तेमाल करोगे बच्चों को कोई चीज को समझाने के लिए, ठीक है। मैनिपुलेशन ऑफ आइडिया, जैसे कोई एक डिफिकल्ट टॉपिक आ गया, डिफिकल्ट कंसेप्ट आ गया जो बच्चों के समझ में ही नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप मैनिपुलेशन ऑफ आइडिया के लिए टीचिंग एड्स इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, टीचिंग मॉडल इस्तेमाल कर रहे हो, वो है मैनिपुलेशन ऑफ आइडिया, ठीक है, उसका आप इस्तेमाल करोगे, वो है डिस्कवरी लर्निंग। तो टीचिंग एड्स को भी जो है ना मतलब दिखावे के लिए बना दिया गया है, ऐसा मैंने देखा है असल में। यानी ये नहीं बोल रहा कि मैं जो डीएड या बीएड के स्टूडेंट है वो दिखावे के लिए बना रहे, वो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन एक्चुअल में स्कूल लेवल पे जो है ना उसका उतना यूज नहीं किया जाता है स्कूल लेवल पर, वहाँ किया जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएंगी तो गवर्नमेंट स्कूल के भी मतलब कई जगह पे ना बहुत बुरे हाल है, बुरे हाल मतलब यानी कि कई स्कूल वगैरह में थोड़े एडमिशन उतने प्रॉपर नहीं है, और कैसा गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो स्कूल को प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह मेंटेन करे। अभी तो मतलब कई सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो गई है, तो बहुत अच्छी बात है कि कई सारे जो गवर्नमेंट स्कूल है उनकी पूरी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो है पूरा कंप्लीट हो गया अच्छी तरीके से, वहाँ पे डिजिटल बोर्ड आ गए हैं, कंप्यूटर आ गए, लाइब्रेरी वगैरह इम्प्रूव हुई है, तो वो अच्छी चीज़ है। लेकिन फिर भी आपको ना ये नहीं देखना है कि आपकी क्लास में गरीब बच्चे हैं, कम बच्चे हैं, कैसे भी बच्चे हैं, उनको मतलब अब गवर्नमेंट जॉब लग गई तो पैसे तो आना ही है, जॉब से कोई निकाल नहीं सकता, वो तो कंफर्म बात है। लेकिन ये बात तीन इसके पहले मैंने बताया था, तीन अगर आपका समझ लो जो कंप्लेंट हो गया तो उसके बाद में फिर एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन वो कंप्लेंट वगैरह होता नहीं अक्सर टीचर का। मतलब मैं बस यही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैनिपुलेशन ऑफ आइडिया के अंदर में, कि आप बच्चों के लिए अपना पूरा 100% अच्छे से दीजिएगा टीचिंग में, ठीक है। नेक्स्ट, टाइम थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है, एक क्वेश्चन और करते हैं अभी, 18 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, कल इसको खत्म कर देंगे हम लोग पेपर को। 18 नंबर का है, रियलाइजिंग दैट ही इज नॉट प्लेइंग अटेंशन इन द साइंस क्लास। एक स्टूडेंट अपने आप को रियलाइज कर रहा है कि मुझे तो साइंस क्लास में अटेंशन नहीं हो रही है, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, एंड हैंस ही इज, तब वो लड़का क्या कर रहा है, अनेबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, वो साइंस के कंसेप्ट समझ नहीं पा रहा है। क्या नाम है वो लड़के का, रमेश। रमेश बोला अरे सर ये क्या हो गया, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा साइंस क्लास में, क्या करूँ अब मैं। रमेश डिसाइड टू सिट इन द फ्रंट, रमेश ने बोला मैं सामने की टेबल पे बैठूंगा, सर से बात कर लिया रमेश ने, बोले मैं सामने बैठूंगा, सो दैट ही कैन फोकस अटेंशन बेटर, ताकि मैं प्रॉपर सर के सामने रहूंगा, मैडम के सामने रहूंगा, तो बराबर मैं फोकस रहेगा। विच लर्निंग स्ट्रेटेजीज रमेश यूजिंग, देखिए बहुत बड़ा हिम्मत वाला काम कर रहा है रमेश। अक्सर बच्चे ऐसी सूरत में क्या करते हैं, उनका माइंड फोकस नहीं रहता है ना, तो वो पूरा ध्यान ही देना छोड़ देते हैं और ज्यादा वो पीछे चले जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं रमेश, खुद होके अपने आप को ये कर रहे हैं, अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप के अंदर में जो है वो क्या बोलेंगे हम लोग, एक सेल्फ रियलाइजेशन वो डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन इसके लिए, पढ़ते हैं क्या बता रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मेटा कॉग्निशन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पेडागोजी का, इसको अच्छे से समझ लीजिए। मेटा कॉग्निशन का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, सोचने के बारे में सोचना। मतलब क्या होता है कि अपने खुद के थॉट को, खुद की सोच को कंट्रोल करना, अवेयरनेस एंड कंट्रोल ऑफ वंस ओन फीलिंग। आपको लग रहा है कि सर मेरे साथ ये गलत हो रहा है, जैसे अगर कोई इंसान ओवर थिंकिंग कर रहा है ना बहुत ज्यादा, कि मेरे साथ ये गलत हो रहा है, ऐसा हो जाएगा, फिर उसको कंट्रोल करना सीख लिया कि नहीं ये इस वजह से गलत हो रहा है, मैं उसको बदल दूंगा, वो होता है मेटा कॉग्निशन। और इसलिए मैंने बोला ये बहुत हिम्मत वाला काम है। तो कई लोग तो ओवर थिंकिंग में अपनी जान तक दे देते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये मेटा कॉग्निशन जो है ना, खुद के थॉट को, खुद की फीलिंग को कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात है। दूसरों की बातों को तो आप नजरअंदाज कर दोगे, दूसरों को बुरा भला बोल दोगे, लेकिन आपके मन में जो सेल्फ डाउट है ना, उसको रोकना, उसको खत्म करना, वो बहुत बड़ी बात है। मेटा कॉग्निशन जो रमेश ने करके बताया, ठीक है, रमेश के लिए तालियां होने चाहिए। मेटा कॉग्निशन इसका आंसर है। बाकी भी ऑप्शन आपको समझा देता हूं मैं।
स्केप फोल्डिंग का मतलब ये होता है कि पेरेंट्स के सुपरविजन में, पेरेंट्स की निगरानी में या फिर टीचर की निगरानी में बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है। स्केप फोल्डिंग में ना टीचर या पेरेंट्स जो है बच्चे को बताते नहीं है, बस सिर्फ उसके सुपरविजन में रहते हैं कि अगर कुछ डाउट जाता है, कुछ दिक्कत जाती है, तब वो बच्चा पूछेगा टीचर या पेरेंट्स से, नहीं तो अपना काम करते रहेगा। वो स्केप फोल्डिंग है। थर्ड है मैनियोमोनिक्स। ये क्या चीज़ है मैनियोमोनिक्स? तो ये जो है ना असल में एक तरीके का मेमोरी एड्स है, याद रखने के लिए जो हम कुछ शॉर्टकट ट्रिक, जो शॉर्टकट स्टेप वगैरह बनाते हैं ना, पर्टिकुलर नॉलेज, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को याद रखने के लिए मेमोरी एड्स, ठीक है। जैसे शॉर्टकट ट्रिक वगैरह रहती है ना, जनरल साइंस के अंदर मैं बताऊंगा आपको ऐसे कुछ मैनोमेट्स वगैरह, तो वो चीज़ है। और रिहर्सल का मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया था कि रिपीटेड प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको इन्फॉर्मेशन को बार बार उसको दोहरा रहे हो, बार बार रिपीट कर रहे हो उसको सीखने के लिए, तो वो चीज़ है, ठीक है। तो कल क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे। कल टोटल 12 क्वेश्चन करेंगे हम लोग और ये पेपर कंप्लीट कर देंगे। कल डेमो क्लास का लास्ट क्लास रहेगा, ठीक है। क्लास इज एंड नाउ, थैंक यू।